हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल बंटी सर क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा था चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसमें था प्रकाश का परावर्तन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या। पार्ट 3 में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण और उसके काइंड्स पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे कि उसमें कैसा प्रतिबिंब और बाकी सब उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मिरर क्या है, दर्पण क्या है। दर्पण कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग कलई यानी पेंट, ठीक है, एक भाग कलई रचित, ठीक है, या पेंट किया हो, उसे दर्पण कहते हैं। जैसे आप मैंने क्वेश्चन पूछा था कि घर में कांच है दर्पण है, या आप जो बोलते हैं शीशा, वो शीशा नहीं है, वो दर्पण ही है। क्यों? क्योंकि उसको आप निकाल के जब या फिर टूटता है तो उसके पीछे देखते हैं कि पीछे क्या होता है, पेंट किया रहता है, ठीक है, तो वो दर्पण कहते हैं। इसलिए इंग्लिश में तो मिरर हम लोगों को क्लियर रहता है, लेकिन हम लोग हिंदी में दर्पण नहीं कहते, शीशा कहते हैं, वो गलत है, ठीक है। तो क्या है, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग कलई किया गया हो, कलर किया गया हो, पेंट किया गया हो, रचित किया गया हो, उसे दर्पण कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। दर्पण वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने 2 हैं। इसको अभी के लिए रफ कर देते हैं। दर्पण मुख्य बता तो 3 देते हैं, लेकिन पढ़ना 2 है, क्योंकि एक तो अवतल के ही टाइप का होता है। पहले देखते हैं दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 3 मुख्य 3 है। फर्स्ट होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण, तीसरा होता है हमारा परवलयीय दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं समतल को प्लेन मिरर, गोलीय को बोलते हैं स्फेरिकल, और परवलयीय को बोलते हैं पैराबोलिक। ठीक है, इसमें से हम लोग परवलयीय पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, सिर्फ यूज़ पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या होता है। कितने बच्चे कहते हैं सर 2 टाइप के होते हैं, और वो 2 होता है अवतल और उत्तल। नहीं, अवतल उत्तल वो गोलीय दर्पण के प्रकार है। दर्पण 3 होते हैं, समतल, गोलीय, परवलयीय। लेकिन अगर आपसे पूछता है तो आप 2 ही बताते हैं, समतल और गोलीय, क्योंकि 2 ही ऑप्शन भी रहता है। आपको परवलयीय सिर्फ जानकारी के लिए बताया जा रहा है। समतल दर्पण क्या होता है, समतल है, वैसे ही नाम से लग रहा है कि ये प्लेन होगा, यानी क्या है कि वैसा दर्पण, अगर समतल के बारे में, वैसा दर्पण जो समतल तो होता है परंतु उसका एक भाग कलई किया गया हो, क्योंकि दर्पण तो है, बस उसका मतलब वैसा समतल दर्पण जिसका एक भाग कलई किया गया हो, पेंट किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका एक भाग कलई किया गया हो या एक समतल भाग कलई किया गया हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, विशेषता क्या है समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता, गुण, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। ये समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, ये हमेशा, इसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। फर्स्ट क्या हो गया, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा था, है ना। तो ये क्या हो गया, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं
इसमें प्रतिबिंब ऐसा बनता है ना कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। यानी अगर 5 फीट की वस्तु होगी तो 5 फीट का ही प्रतिबिंब बनेगा, 10 फीट की वस्तु होगी तो 10 फीट का ही प्रतिबिंब बनेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। यानी क्या बोला, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। टाइम दूंगा मैं आपको नोट करने का, ये वीडियो पॉज करके देख लेना आप लोगों को। इसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, जितना वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब। ठीक है, क्या दो चीज़ पढ़ी हम लोगों ने, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तीसरा हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग बढ़ाएंगे, प्रूफ भी करेंगे, बस अभी समझना है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होती है। सुनने से ज़्यादा क्लियर होगा। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। यानी अगर यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ अगर मैंने सीधा एक ऐसा मिरर बनाता है जिसमें समझाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ, यहाँ कोई लड़का खड़ा है जो मान लीजिए 3 फीट का होगा, तो इसका प्रतिबिंब भी जितनी दूरी पे ये यहाँ पे खड़ा है उतनी ही दूरी अंदर पे यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। यानी दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ये बड़ा बन गया, कह रहे होंगे सर। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा सा आप लोग, मैं बस इतना मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये 2 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर दिख रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी के अंदर उसमें दिखेगा। ठीक है, अगर 3 फीट का आदमी है तो उधर भी 3 फीट का ही दिखेगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, और क्या जानेंगे हम लोग, और ये जानेंगे सबसे मेन ये है कि इसमें एक नोट करने वाली बात है कि आपको मिरर की ऊंचाई वैसे क्या लेनी चाहिए या फिर कैसा मिरर होगा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण वस्तु के आधा होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आई बात, अगर मैं 7 फीट का हूँ, नहीं हूँ अगर मैं 7 फीट का हूँ तो समतल दर्पण 3.5 फीट का होगा, जिसमें मेरा प्रतिबिंब पूरा का पूरा बनेगा। क्या बोला मैंने कि अगर 7 फीट का आदमी है तो उसके लिए कैसा मिरर चाहिए, अगर समतल दर्पण में ले जाएंगे तो 3.5 फीट का ही हो जाएगा, जिसमें उसका पूरा पूरा प्रतिबिंब दिख जाता है। यानी क्या हो गया, समतल दर्पण वस्तु के ऊंचाई के आधा होगा तो प्रतिबिंब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसमें सब चीज़ सेम दिखाता है, जितना है वैसा ही बनेगा। ठीक है, जितना दूर रहे, दर्पण से जितना पीछे रहेगा, मतलब दर्पण से जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब दर्पण को उतना पीछे बनेगा। क्लियर है, ठीक, देख ले, तल दर्पण क्लियर हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये वीडियो को बाद में देख लिया जाएगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। दर्पण 3 होते हैं, जिसमें से पहला हम लोगों ने पढ़ लिया समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा, वैसा दर्पण जिसका समतल सतह कलय किया गया हो, या वैसा समतल कांच जिसका एक सतह कलर किया गया हो। सिंपल सा है, प्लेन होगा, एक कलर होगा, एक कलर नहीं होगा, तभी ना रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि दोनों अगर वैसे स्वतंत्र रहें तो वो रिफ्लेक्शन वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वो हमें आगे पढ़ना है चैप्टर 2 में। दर्पण में अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई टॉपिक, जिस पर पूरा यहाँ पे फिजिक्स टिका हुआ है आप लोगों का। और चैप्टर 1 तो खास कर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वैसा भाग,
जिसका एक सतह कलय किया गया हो, ठीक, कोई ना कोई एक सतह कलय किया गया हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है कि गोला है, ठीक है, तो किसी खोखले गोले का वैसा भाग जिसका एक सतह, अब लेकिन इसमें अगर मैं एक पार्ट करूँगा ना, अगर मैं पार्ट करूँगा तो कैसा होगा, जैसे मैंने पार्ट कर दिया तो गोले का ही तो भाग है ना, इसमें से मैंने पार्ट कर दिया, तो इस या अभी मैं कहूँगा कि कौन सा दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का एक टाइप है जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। क्लियर है, क्या है गोलीय दर्पण? किसी खोखले गोले का वैसा भाग जिसका एक सतह कलय किया गया हो, ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, पेंट किया गया हो। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्लियर हो गया। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अवतल दर्पण, ही पढ़ लेते हैं, अवतल। दूसरा होता है उत्तल, इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है? होता है कि भाई इस पे पेंट मैंने कर दिया तो इस पे तो प्रकाश आएगा नहीं, यानी प्रकाश किधर से आएगा? इधर से, है ना। प्रकाश मान ले तो किधर से आएगा? ऐसे आएगा, मतलब फिगर एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। अब हम लोग ध्रुव ग्रुप पे ही आ रहे हैं, मेन टॉपिक जो इसका है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब इधर से ही आएगा ना प्रकाश, क्योंकि यहाँ पे तो आपका पेंट नहीं किया गया, ये अंदर का सतह, ज्ञानी क्या है? अंदर है। तो जिस सतह पे प्रकाश आता है या प्रकाश का परावर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। यानी कह सकते हैं गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी, अंदर ही है ना, यह अंदर की क्या है? गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अ से अवतल, अ से अंतर, ठीक है। क्या है? जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो। क्लियर है। अब मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, यहाँ लगा लेना दर्पण, मिरर लिख चुका हूं मैं, ठीक है। अब मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो उत्तल दर्पण में किसका परावर्तक सतह, इसका क्या हो रखा है? उठ रखा है, नाम से ये उत्तल है ना, उठल, उभरी सतह, सॉरी यहाँ पे तो परावर्तन नहीं हो रहा था, अंदर परावर्तन कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। यानी क्या है? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हो, उठी हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या हो गया? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हो, ये उठा हुआ है ना, ठीक है, उभर गया, ठीक है। वैसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसका बाहरी भाग कलय किया गया है, इसका भीतरी भाग। तो आपको कभी कभी समझ में दिक्कत हो जाता है कि भाई अब बाहर है तो हम जोश में आके कहते थे नहीं ये अवतल है, सॉरी ये उत्तल है। तो नहीं, जो जिस पे परावर्तन होगा, इसे मैंने परावर्तक सतह बता दिया पहले, पार्ट 2 में बताया। क्या है? परावर्तक सतह जिस पर होता है, तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ नहीं हो रहा है, तो नहीं है, क्योंकि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा उसे बोलते हैं अवतल है, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होगा उससे बोलते हैं उत्तल। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिगर अच्छे से बना लेना है, ये वाला नहीं, ये वाला अभी एक्सप्लेन करेंगे। अवतल उत्तल को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कौन वस्तु कहाँ पे रहेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे, छोटे छोटे जो पार्ट है, इसको समझ लेना है, वीडियो पॉज कर लेना है। और इसमें समझना ही है क्योंकि अभी नोट करने वाला मैंने कुछ दिया नहीं, ठीक। अब हम लोग समझेंगे, गोलीय दर्पण की व्याख्या करेंगे कि इसके पॉइंट्स क्या क्या है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रह जाएंगे, ठीक है। क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, द्वारक, फोकस, फोकस दूरी अलग अलग होता है, ठीक है। तो समझेंगे यहाँ से। यहाँ मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया है। अवतल दर्पण का पता कैसे लगा कि इसका अंदर का सतह जो है परावर्तक है, यहाँ अंदर प्रकाश का परावर्तन होगा,
ठीक है। तो जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये बताया था ना मैंने। मिरर है तो यहाँ मैं आपको बताने के लिए कुछ चीज़ अभी रख रखा हूँ MM-। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र ये रहा हमारा। इसको कैसे मतलब क्या डिफाइन करेंगे। अगर कहूँ मैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्रक को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर मैं वृत्त या फिर गोला बनाता हूँ तो यहाँ पे एक सेंटर में लेके बनाता हूँ, और जो सेंटर लेके बना रहा हूँ तो इसको मैंने रफ कर दिया, लेकिन सेंटर तो गया नहीं। तो ये सेंटर ही क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, यही चीज़ मैंने किया है। तो वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्रक को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। इसमें ये राशि, ठीक है, सेंटर। अब ध्रुव की बारी आ रही है। तो देखिए ध्रुव की बारी अगर आ रही है तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये दर्पण जितना भी है यहाँ, अगर मैं कहता कि दर्पण जितना भी है इस हर एंगल से 5 मीटर पे है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आने में भी 5 मीटर का, तो यहाँ जो 2.5 मीटर पे जो आएगा वो हमारा क्या है, ध्रुव है, पोल। ठीक है, ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। क्या है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से दर्शाते हैं। ये रहा P, पोल, यही है। क्लियर है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। वक्रता त्रिज्या क्या है, नाम से लग रहा है वक्रता त्रिज्या रेडियस। तो भाई अगर मैं कहूँ केंद्रक से अगर हम लोग लेके तो चले गए होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भाग को हम त्रिज्या नहीं कह सकते, त्रिज्या ही तो है ये। यहाँ से यहाँ तक टोटल डायमीटर होता है, व्यास ये रेडियस है। यानी वक्रता त्रिज्या क्या है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला मैंने, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है, ये भी वक्रता केंद्र से तो वक्रता त्रिज्या है। प्रधान अक्ष क्या होता है, ठीक है, क्या बोला मैं, प्रधान अक्ष। इसको इसका सिंबल R है, इसका सिंबल हमारा P था। इसका सिंबल अगर हम देखें तो अपने तरफ से कुछ भी एक लाइन लेके जाएंगे तो उसका नाम अभी XX डैश कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये है मेरा XX डैश। वैसी सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं हम लोग कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोला मैंने, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। इसे XX डैश से मैंने दर्शाया यहाँ पे। द्वारक क्या है, द्वार नाम से लग रहा है, द्वारक है ना। तो यानी क्या है, जिस द्वार से, ठीक है, दर्पण के जिस द्वार से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश प्रवेश करता है, उसे द्वारक कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ से, अब इसके बाहर से तो प्रकाश नहीं आएगा, इतने से इतने के बीच में आ रहा है, तो इसका द्वारक क्या होगा, MM डैश। ठीक है, क्या बोला कि जिस द्वार से प्रकाश आता है उसे द्वारक कहते हैं, उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन है, MM डैश, यहीं से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है। अब फोकस की बात करें, फोकस की बात करें तो फोकस फाइंड होता है हमारा, अगर हम कह सकते हैं कि प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे फोकस कहते हैं। क्या बोला मैंने, कि यदि जब प्रकाश परावर्तन के बाद, जब प्रकाश परावर्तन के बाद, यहाँ परावर्तन हुआ ना, आया टकराया है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे
फोकस कहते हैं। या प्रधान अक्ष के समांतर यदि प्रकाश परावर्तन के बाद, मतलब प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश आते आते परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं, लेकिन इसे हम लोग इसे भी एफ से सूचित करते हैं। समझना यह है कि हम फोकस दूरी ही पढ़ते हैं, फोकस नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा। तो एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। इसको थोड़ा सा कट में कर देता हूँ इधर, क्योंकि अभी फोकस दूरी बाकी है। क्लियर है? समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस हो गया, फोकस दूरी की बात आई। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, फोकस है, नाम में फोकस है, दूरी डिस्टेंस कहेगा, यानी फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब रही बात, ये तो अवतल है, उत्तल में भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, फिलहाल अवतल से आप लोग ज़्यादा कुछ समझ जाते हैं, इसीलिए मैंने अवतल ही उठाया है, क्योंकि आपको फिगर बनाने में दिक्कत नहीं होती और समझने में भी दिक्कत नहीं होती। एक बार रिवाइज कर लें हम। रिवाइज के कह रहे हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्रक को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अगर मैं देखूं वक्रता त्रिज्या क्या कहता है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं, गोलीय दर्पण की त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोनों सेम है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या भी तो यहीं से फाइंड होगी, यही केंद्रक है। ठीक है, और यहाँ पे तो ध्रुव बैठा हुआ है ना। अब उसका प्रधान अक्ष क्या होता है? प्रधान अक्ष कैसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव है ना, वैसी रेखा, वैसी सरल रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। द्वारक जिस रास्ते से होकर, या जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। फोकस क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर यदि किरण आने के बाद, परावर्तन होने के बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जहाँ से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। इनके बीच में ही आया है। फोकस दूरी क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक संबंध आप लोग याद कर लेना है यहाँ पे, इसको मैं प्रूव कराऊंगा, लेकिन उसके जाने से पहले आप लोग को कुछ और तो जानना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के, इसलिए मैंने ब्लू मार्कर ही उठाया ताकि कुछ याद रहे, नोटेड है एकदम। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि त्रिज्या आधी होती है व्यास की। ठीक है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी d/2। अब इस त्रिज्या के आधी होती है फोकस दूरी, यानी F = r/2। अगर मैं कहूँ कि फोकस दूरी पहले त्रिज्या से, अगर मैं कहूँ कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर की, है ना। तो क्लियर है। अगर यहाँ से एक मिलता है आपको तो दूसरा भी यहीं से मिलेगा आप लोगों को। इसके नीचे भी लिख सकते हैं आप, 2 पॉइंट आराम से रख सकते हैं। क्या हो सकता है? अब आर का फॉर्मूला भी मिल सकता है कि त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, r = 2f। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग दर्पण को और अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कौन सी वस्तु कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी तो जहाँ से कहाँ अनंत पर रहेगी तो कहाँ बनेगी, ध्रुव के पास, मतलब सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों का बेसिक तैयार हो रहा है और
पार्ट जो अगला आएगा, पार्ट 4 आएगा, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ समझ लीजिए कि अवतल दर्पण जो होता है उसकी प्रकृति जो होती है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की प्रकृति ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की प्रकृति धनात्मक होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अवतल की प्रकृति ऋणात्मक, यानी अगर मैं यही चीज़ फाइंड कर रहा हूँ, अगर मैं इसका एफ देखूंगा, फोकस दूरी देखूंगा, तो आएगा अगर सेम ही, लेकिन -20 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि यही आपका बताएगा कि ये दर्पण उत्तल है या अवतल है। तो ये किसका है? अवतल का। तो आप एक और नोट कर सकते हैं, अवतल दर्पण की प्रकृति ऋणात्मक होती है। इसका फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा, सब कुछ। ठीक है, और उत्तल दर्पण की प्रकृति धनात्मक होती है। अगर यही प्लस में होता तो कौन सा दर्पण बताता ये हमको? ये हमें बताता उत्तल दर्पण। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? मजे में? अब अगर मैं कहूँ अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ये कहते हैं क्यों? ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? तो प्रकाश की किरणें आके अभिसारित हो जाती हैं एक ही बिंदु पर, वो अभिसारी किरणपुंज होता है। तो सेम दर्पण में भी यही होता है, यानी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के बाद एक ही बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं, इसी कारण इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर है? क्या बोला मैंने? प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। मतलब अगर और कहीं से भी आएगा तो यहीं पे आके गुजरेगा, यहीं से जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभिसारी दर्पण कहेंगे। मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा तो अगर समझिए ये आया, ये भी यहीं से होकर गुजरेगा। ठीक है, और भी कहीं से आ रहा है, बस आएगा तो एक ही जगह पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, किस में? अवतल दर्पण है। इसी कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब अगर मैं कह दूं कि उत्तल दर्पण को तब क्या कहेंगे? अपसारी, है ना? उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। अपसारी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें अलग अलग फैल जाती हैं, मतलब कहीं एक जगह मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अपसारी भी तो होता है, फैल जाता है। तो क्या है? अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, या यूँ कह सकते हैं एक बिंदु पर नहीं मिलती है, इसी कारण अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? मिलेंगे अब आप लोगों से पार्ट 4 में। अब पार्ट 4 में हम लोग जानेंगे स्पेशल कि अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, कौन कहाँ है। समतल तो क्लियर था क्योंकि उसमें छोटा सा था। ये सब है कि इसमें सब जगह अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग प्रतिबिंब इमेज बनेगा। तब तक के लिए चैनल के साथ भी बने रहना है, मेरे साथ भी बने रहना है। आप लोगों का प्यार हमेशा रहता ही है। और क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो कमेंट करना मत भूलिए कैसी लगी वीडियो। और मिलेंगे आप लोगों से पार्ट 4 में।